गुंजन अपनी सास मालती और पति अरविंद के साथ रहती है। वो एक खाते पीते घर से आई होती है, इसीलिए वो मोटी होती है। लेकिन ससुराल में आने के बाद वो कुछ ज्यादा ही मोटी हो जाती है। अरे ओ गोलगप्पी, तू इंसान है या राक्षस? ये सब्जियां पूरे 4 दिन तक काम में आ जाती, लेकिन तूने तो एक दिन में ही खत्म कर डाली। बेवकूफ नालायक कहीं की, बस खाती रहती है। अरे माँ जी, गुस्सा क्यों हो रही हो? मुझे बहुत ही भूख लगी थी, इसीलिए मैं सारी सब्जियां खा गई। अरे तुझे कुछ और काम आता भी है क्या? दिन रात कुछ ना कुछ ठूसती ही रहती है और ठूस ठूस कर खुद मोटी होती जा रही है। और मेरे बेचारे मेहनती बेटे के आधे पैसे तो तेरे खाने में ही वेस्ट हो रहे हैं। देखो माँ जी, वो हम दोनों पति पत्नी के बीच की बात है। इन सब में बोलने वाली अब कोई नहीं होती। अरे ओ मोटी रेसलर, तू मोटी है तो क्या कुछ भी बोलेगी क्या? एक चाटा देकर तेरा कान सुन कर दूंगी, समझी ना? आइंदा से मुझसे ऐसे बदतमीजी से बात करने की जुर्रत भी मत करना। फिर एक दिन गुंजन अपने कमरे में स्टूल पर खड़ी होती है और अलमारी के ऊपर से कुछ निकाल रही होती है। तभी वहां पर कमरे में अचानक से अरविंद आ जाता है। अरे बाप रे, ये क्या? तुम इस बेचारे स्टूल पर चढ़कर क्या ढूंढ रही हो? बेचारा स्टूल? तुम्हारा कहने का क्या मतलब है अरविंद? अब इस स्टूल पर इतनी वजनदार और मोटी औरत खड़ी होगी तो ये स्टूल तो बेचारा ही होगा ना? टूट नहीं जाएगा क्या? और फिर तुम गिर जाओगी तो फर्श में खड्डा भी हो जाएगा, वो अलग टेंशन। तुम ना ज्यादा। गुंजन बोल ही रही होती है कि तभी वो अचानक से अरविंद पर धड़ाम करके गिर जाती है और अरविंद का कचुम्बर हो जाता है। आ, मर गया रे। अरे हटो मेरे ऊपर से, वरना मेरा यहीं पर राम नाम सत्य हो जाएगा। गिर गिर कर भी मैं तुम पर ही गिरी, इससे अच्छा तो मैं फर्श पर गिर जाती। वाह जी वाह, एक तो गिरकर मेरा दम घुटा दिया और ऊपर से मुझे तेवर दिखा रही हो। तुम्हारे मुझ पर गिरने के कारण मेरा बदन और मेरा बम दोनों भी चपटे हो गए हैं। चलो चलो, अब ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो। बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे कोई लड़की हो। फिर एक दिन रात के समय जब सभी सो रहे होते हैं, तभी घर में चोर घुस आते हैं और तभी उनकी आवाज से सब जाग जाते हैं। चोर, तुम लोग यहाँ? अरे तुम दोनों को चोरी करने के लिए मेरा ही घर मिला था क्या? अरे मुझ गरीब के पास कुछ भी नहीं है, बस ये एक मोटी बीवी है। खा खा कर आधी तनख्वाह इसके पीछे ही चली जाती है। तुम चाहो तो इसे ले जाओ, सच में ले जाओ इसे। हाँ हाँ, ले जाओ इस मोटी को। मेरा बेटा बिल्कुल सही कह रहा है, हमारे पास आपको देने के लिए इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अरे आप दोनों क्या पागल वागल हो गए हो क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो? ओ मैडम, अब तो तुम्हें ही लेकर जाएंगे हम, चलो हमारे साथ। अबे ओ चपड़गंजू, हड्डी के ढांचे, तू लेकर जाएगा क्या मुझे? अगर मैं एक फूंक मारूं ना तो 7 समुंदर पार उड़ जाएगा। आया बड़ा मुझे लेने। रुक तू, तुझे तो मैं अब भी दिखाती हूँ कि मैं चीज क्या हूँ। फिर गुंजन गुस्से में उन दोनों चोरों को घूसा मारती है और वो दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर अरविंद और मालती दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ओ तेरी, तुमने तो इन दोनों चोरों को एक ही पंच में बेहोश कर डाला। और नहीं तो क्या। अरे गुंजन, दिन ब दिन तुम तो कुछ ज्यादा ही डरावनी होती जा रही हो, इसीलिए कहती हूँ मुझसे बच के रहना, समझे ना? हाई बड़ी मुटकी चुड़ैल। माँ जी, जो बोलना है सीना तान के बोलिए। यू भीगी बिल्ली की तरह क्यों बुराइयां कर रही हो मेरी? ये मेरी सास को सूट नहीं करता। फिर एक दिन गुंजन अपनी सास के सामने एक लाल कलर का गाउन पहनकर आती है
ये देखिए माँ जी, मैंने ये लाल रंग का गाउन खुद अपने हाथों से बनाया है। वह परसों अरविंद और मेरी एनिवर्सरी है ना, इसीलिए। माँ जी, कोई जोक बोला क्या मैंने, जो इतना हंस रही हो आप? बस करो, अपने सड़े हुए टूटे फूटे और जंग लगे हुए दांत मत दिखाओ मुझे। अरे बहू, मैं इस बात पर हंस रही हूँ क्योंकि मैंने आज तक केवल यही सुना था कि सांड लाल रंग को देखकर गुस्सा हो जाता है, लेकिन आज तो साक्षात एक सांड ने खुद ही लाल रंग के कपड़े पहने हैं। क्या आप मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? छी, कितनी घटिया औरत हो आप में शर्म हया कुछ है कि नहीं? मैं आपकी बहू हूँ। अपनी बहू के बारे में कोई ऐसे बात करता है क्या? बस अपने गटर जैसे मुंह से गटर जैसी बातें करती हो। अबे ओ गेंडी, ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर, वरना तेरा सारा खाना पीना ही बंद कर दूंगी। अरे बंद करके तो दिखाओ, आई बड़ी। इस तरह फिर से सास बहू की तू मैं शुरू हो जाती है। फिर एक दिन मोहल्ले में एक बड़ा कपल कंपटीशन आयोजित होता है, जिसमें गुंजन को हिस्सा लेने की बहुत इच्छा होती है। क्या तू और उस कपल कंपटीशन में? अरे क्या पी के आई है क्या? ये क्या अनाप-शनाप बोल रही है तू? आईने में जाकर अपने फैले हुए मोटे शरीर को देख और फिर सोच कंपटीशन में हिस्सा लेने के बारे में। माँ जी, ये कोई सास बहू कंपटीशन नहीं है जो आप मुझे सलाह मशवरे दो। अरविंद, तुम चलोगे ना मेरे साथ? जीतने वाले कपल को पूरे 5 लाख रुपए इनाम के तौर पर मिलेंगे। लेकिन गुंजन, क्या तुम्हें पता है, तुम्हें एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए पसीने छूट जाते हैं, तो तुम एक कंपटीशन को कैसे पार करोगी? अरे ये मोटी कुछ भी नहीं जीतेगी। हमारी बची कुची इज्जत को उस मैदान की मिट्टी में मिलाकर आएगी ये। इसे तो वही सब करके आनंद मिलता है, मोटी भैंस कहीं की। माँ जी, बस कीजिए। और अरविंद, मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। गुंजन जिद करके अरविंद को अपने साथ लेकर ही जाती है और वो दोनों बाकी कपल्स के साथ उस कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, पहले राउंड में पति पत्नी को एक पेपर पर खड़े रहकर कपल डांस करना है, और अगर दोनों में किसी एक का भी पैर पेपर के बाहर चला गया तो वह कपल आउट हो जाएगा। फिर पहला राउंड शुरू होता है। गुंजन पेपर पर खड़ी रहती है, लेकिन अरविंद उस पेपर पर पैर ही नहीं रख पाता। अरे गुंजन, देखो, पहले राउंड में ही तुम्हारे इस मोटे फिगर के कारण हमें कितनी प्रॉब्लम आ रही है। सारा पेपर तुम्हारे इन मोटे मोटे पैरों ने ही कवर कर लिया। अब मैं खड़ा कहाँ पर रहूं? तुम्हारे सर पर? 1 मिनट रुको, मैं जगह बनाती हूँ। अरे जगह बनाने के लिए तुम्हें पूरी उम्र लग जाएगी, क्योंकि इस जन्म में तो तुम पतली होने से रही। गुंजन काफी प्रयास करती है, लेकिन वो अरविंद को पेपर के ऊपर खड़े रहने की जगह नहीं दे पाती और उल्टा उसे गिरा देती है, और वो दोनों उस राउंड के पॉइंट्स हार जाते हैं। अब हमारे अगले राउंड में जो भी कपल 5 मिनट के अंदर ये 100 मोमोज खत्म करेगा, उसे फिर से मिलेंगे हाईएस्ट पॉइंट्स। बाजी कभी भी पलट सकती है। पहले राउंड में हारने वाले इस राउंड से बाजी मारकर फाइनल राउंड भी जीत सकते हैं। अरे वाह, मोमोज! मेरे मुंह में तो बाढ़ ही आ गई। जहां अरविंद 5 मिनट में 2 मोमोज खत्म करता है, उतने में गुंजन बाकी बचे हुए सारे मोमोज गटक जाती है, और ये देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान रहते हैं। अरे ये क्या, मोमोज किधर गए? अरे बुद्धू, मेरे पेट में। अरे 5 मिनट में ही तुमने सारे मोमोज खा लिए। मैंने तो सिर्फ 2 ही खाए थे। तो क्या? ओ, ये देखो, आ रही है ना मोमोज की खुशबू। ये देखो सबूत। हाँ, आ तो रही है। चलो, घर में तो तुम दोनों मुझे कुछ भी खाने नहीं देते,
बस रोक टोक ही करते रहते हो। आज तक मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिला ठीक से, लेकिन यहाँ पर तो मैंने जी भर के खा लिया। हाँ, वो तो साफ साफ दिख रहा है कि तुम्हें हम कितना रोक टोक करते हैं और तुम्हें कुछ भी खाने को नहीं देते। गुंजन और अरविंद सेकेंड राउंड में फुल पॉइंट स्कोर करते हैं और अब आता है तीसरा राउंड। अब इस फाइनल राउंड में एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर को उठाकर भागेगा और फिनिशिंग लाइन को जिस कपल ने भी पहले क्रॉस किया वो बन जाएगा विजेता और 5 लाख रुपए का मालिक। वूहू! लेकिन इस राउंड में अरविंद गुंजन को उठा ही नहीं पाता। अरे यार, तुम्हें उठाना मतलब किसी पर्वत को उठाने के समान है और उसके लिए मुझे हनुमान जी बनना पड़ेगा। तुम कितनी मोटी भैंस हो। एक काम करते हैं, उल्टे पांव घर चलते हैं, हमसे तो नहीं होगा ये सब। अरे बेवकूफ, तुम तो एक नंबर के डफर हो। अरे मेरे अक्ल के अंधे पति, उस होस्ट ने गला फाड़ फाड़ कर कहा है एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर को उठाएगा। उसने ये थोड़ी ना कहा है कि पति ही अपनी पत्नी को उठा सकता है। इसका मतलब अब तुम मुझे उठाओगे? हाँ मेरे पतलू पति। अरे नहीं, भागते भागते मुझे बीच रास्ते में गिरा मत देना, वरना आज तो मेरी हड्डियां भी नहीं बचेगी। फिर गुंजन अपने पतलू पति को एक झटके में उठा लेती है और तेजी से दौड़कर सबसे पहले उस फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करती है और इस तरह दोनों कंपटीशन जीतकर 5 लाख का इनाम घर लाते हैं। देखा माँ जी, ये कंपटीशन सिर्फ मेरे वजह से ही जीता है हमने, इसीलिए आज के बाद मुझसे डर कर रही है और ताने मारने की हिम्मत भी मत करना। ये लीजिए, ये 5 लाख रुपए रखिए और ढेर सारा राशन लाइए, फिर तो मैं भरपेट खाना खाऊंगी और फिर ज्यादा मोटी होकर अगले साल 10 लाख रुपए जीत कर लाऊंगी। गुंजन की बातें सुनकर अरविंद और मालती अपना सर पकड़ लेते हैं। मुंबई शहर में रहने वाली रीता अपनी पढ़ाई के लिए दिल्ली में रह रही थी। हेलो रीता बेटी, बधाई हो। तुम्हारे पापा बता रहे थे कि तुम्हारी कॉलेज की तरफ से तुम्हें एक बहुत अच्छी नौकरी मिली है और वो भी मुंबई में। हाँ मम्मी, आप बस सारे पंच पकवान रेडी करो क्योंकि आपकी बेटी वापस मुंबई आ रही है। हाँ बेटा, सो तो है, लेकिन तुझे याद है ना कि जब तू यहाँ आएगी तब मैं तेरी शादी कराने वाली हूँ। हमने तो तेरे लिए लड़का भी ढूंढ के रखा है। हाँ मम्मी, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे ऐसा ससुराल चाहिए जो मुझे जॉब करने दे, और बाकी लड़का तो आप अच्छा ही ढूंढ लोगे। बचपन से लेकर आज तक मुझे आपके और पापा की चॉइस पर कोई शक नहीं है। हाँ बेटा, तू उसकी चिंता मत कर, तेरा ससुराल तो बहुत ही प्यारा है, उन्हें तेरी जॉब शॉप से कोई दिक्कत नहीं। जिसके बाद कुछ ही दिनों में उसकी शादी विवेक से हो जाती है। आओ बहू, तुम्हारा हमारे परिवार में स्वागत है। थैंक यू माँ जी। अरे वाह, इन लोगों ने तो कितने ब्रांडेड कपड़े पहने हैं और साथ ही घर भी काफी रॉयल लग रहा है। लगता है मेरी शादी किसी एजुकेटेड और हाई क्लास वाली फैमिली में हुई है। लेकिन रीता जैसा सोच रही होती वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। एक दिन रीता की सहेलियां उसके घर आती है। हेलो रीता की मदर इन लॉ, कैसी हो आप? क्या कहा बहू इसने? मदर? नहीं, गदर कहा होगा। हाँ हाँ, गदर इज माय फेवरेट फिल्म। मैं एकदम नाइफ हूँ, मेरा मतलब फाइन हूँ। तुम लोग हाउ आर मी से करो। ओ माय गॉड, यार रीता, तेरी सास तो एकदम अनपढ़ है। इनकी टूटी फूटी इंग्लिश सुनकर तो मेरी हंसी ही नहीं रुक रही। व्हाट सेइंग ये लोग बहू? माई सेल्फ अनपढ़? हाउ बहू? माँ सेल्फ जानकी, बाय इज दिस सहेलिया क्राइंग, मेरा मतलब हंसोइंग।
ओह नो, हंस हंस के तो मेरा पेट ही फटने वाला है यार। जानकी आंटी, यू आर टू फनी। रीता की सारी सहेलियां जानकी पर खूब हंसती है और उनका मजाक उड़ाकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद मुझे तो ये पता था कि आप लोग एक अच्छे खानदान से हो, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि आप लोग अनपढ़ और गंवार हो। माँ जी, आप महंगे ब्रांड्स की साड़ियाँ पहनती है, इंग्लिश ब्रांड्स के परफ्यूम लगाती है, लेकिन आपको तो ढंग की इंग्लिश भी बोलने नहीं आती। लेकिन बहू, तुझे तो ये पहले से पता होना चाहिए था ना कि मैं, तेरे बाऊजी, तेरी ननद और तेरा पति, हमारा पूरा का पूरा खानदान अनपढ़ है। ये बात आप कितने आराम से कह रही हो। क्या आपको इस बात का कोई पछतावा नहीं? अरे, आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट की प्रिंसिपल हो, लेकिन जब आप मुंह खोलती हो तब आपकी सारी पर्सनैलिटी की ऐसी की तैसी हो जाती है। अनपढ़ रहने की जगह पढ़ लिख कर आप भी एजुकेटेड हो सकती हो माँ जी। अरे रहने दे बहू, अब उम्र निकल चुकी है और ये तो बस तेरी सहेलियों के सामने मेरी इज्जत का भाजीपाला हुआ है, लेकिन बाकी लोगों के सामने तो मैं अंग्रेजी झाड़ती ही नहीं। बस हाय, हेलो, थैंक यू, उतना ही वास्ता रखती हूँ। लेकिन कब तक माँ जी? क्या आपको नहीं लगता कि आपको भी बाकी औरतों की तरह इंग्लिश बोलना आना चाहिए? मेरी इज्जत की धजिया हुई इसलिए मैं ये बात नहीं कह रही, बल्कि ये सब तो मैं आपके भलाई के लिए ही कह रही हूँ, ताकि कोई आपका मजाक ना उड़ाए। रीता जानकी को खूब समझाती है, लेकिन जानकी कुछ समझती ही नहीं। फिर रीता अपनी मम्मी से फोन पर बात करती है। मम्मी, आपने मेरे साथ बहुत गलत किया। आप लोगों ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि मेरे ससुराल वाले अनपढ़ है? लेकिन बेटा, वो लोग अनपढ़ हुए तो क्या हुआ, उससे तुझे क्या फर्क पड़ता है? उनका इतना बड़ा बिजनेस है, खेती बाड़ी है, वो लोग तो बहुत अमीर है। क्या मम्मी, आप भी जाने दो, इस बारे में किसी से बात करना ही गुनाह है। रीता बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। होती भी क्यों ना, उसे जैसा ससुराल चाहिए था सब कुछ उसके उल्टा ही था। रीता ने अपना पीसी, जेरॉक्स मशीन और लैपटॉप सब कुछ ससुराल में लाया होता है। एक दिन उसे जॉब पर जाने के लिए देर हो रही थी, तभी वो अपनी ननद प्रिया से कहती है, प्रिया, कैन यू हेल्प मी? क्या कहा रीता भाभी? कौन सा लेप? मुझे कोई लेप वेप बनाने नहीं आता। ओफो, लेप नहीं, हेल्प। हेल्प यानी मदद। क्या तुम मेरी मदद करोगी? अच्छा अच्छा, तो ये कह रही हो आप। सॉरी सॉरी, कहिए ना, कैसी हेल्प चाहिए आपको? मुझे ऑफिस जाने के लिए बहुत देर हो रही है, क्या तुम प्लीज रोटियां बना दोगी? आज पूरा स्टाफ भी छुट्टी पर है, वरना मैं उन्हें ही कह देती। कोई बात नहीं भाभी, मैं कर दूंगी, आप जाइए। थैंक यू प्रिया। थैंक यू भाभी। ओ गॉड प्रिया, जब कोई आपको थैंक यू कहता है तो आपको बदले में वेलकम कहना चाहिए। अच्छा ठीक है, वेलकम। वेलकम भाभी। ना जाने किस अनपढ़ चिड़िया घर में फंस गई हूं मैं। प्रिया जब रोटियां बनाने जाती है तभी उसकी नजर रीता की जेरॉक्स मशीन पर जाती है। ये तो भाभी की मशीन है, इसमें जब भाभी एक पन्ना डालती है तो उसकी शक्ल वाले कई सारे हम शक्ल पन्ने बाहर आते हैं। अगर मैंने ठीक वैसे ही रोटी डाली तो कई सारी रोटियां निकलेगी। चलो यही करती हूँ। फिर प्रिया एक रोटी बनाकर उस जेरॉक्स मशीन में डाल देती है और वो कई सारे बटन्स दबा देती है, जिस वजह से वो मशीन खराब हो जाती है। शाम को ये बात रीता को पता चलती है। ओह नो प्रिया, तुमने ये क्या कर दिया यार, अब मैं क्या करूंगी? अरे तुम्हें इतना सा भी नॉलेज नहीं है कि ये जेरॉक्स मशीन सिर्फ पेपर को ही प्रिंट कर सकती है, रोटियों को नहीं। सॉरी भाभी, कहाँ मिलता है ये नॉलेज? बताइए जरा, मैं उसे अभी खरीद कर लाती हूँ, फिर आइंदा से कोई गड़बड़ घोटाला नहीं होगा।
अरे मेरी माँ, तुम तो रहने दो। काश तुम भी पढ़ी लिखी होती तो तुम्हें मशीन के बारे में भी पता होता। तुम्हारे पास तो अब भी वक्त है। तुम्हें पढ़ाई कर लेनी चाहिए प्रिया। सिर्फ अमीर होना ही सब कुछ नहीं होता। अब कहाँ भाभी, अब तो मेरी शादी हो जाएगी और मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। कुछ दिनों बाद रीता का जन्मदिन होता है। आज रीता जी का हैप्पी बर्थडे है। उनके लिए मैंने केक बनाया है। अरे वाह विवेक बेटा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। भैया, ये केक तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। वो आज रात तक ऑफिस में ही रहेगी, इसीलिए मैं उन्हें ऑफिस में जाकर ही सरप्राइज दूंगा। उनका नाम लिख लेता हूँ, रीता। अनपढ़ विवेक रीता की जगह रायता लिख देता है और वही केक लेकर वो रीता के ऑफिस चला जाता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू रीता जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे माय लाइफ लाइट। रीता जी, आई लव यू सो मच। विवेक की टूटी फूटी इंग्लिश सुनकर और केक पे लिखी रीता की गलत स्पेलिंग देखकर ऑफिस के सभी लोग पेट दबा दबा कर हंसने लगते हैं और रीता को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। क्या यार रीता, हमें तो लगा था कि तुम्हारा हस्बैंड एक बड़ा बिजनेसमैन है और वो तुमसे भी ज्यादा पढ़ा लिखा है, लेकिन यहाँ तो कोई और ही पिक्चर चालू है। बेचारी रीता, इसके पति ने तो इसके बर्थडे पर ही इज्जत का फालूदा बना दिया। रीता गुस्से से लाल हो जाती है और वो वहां से चली जाती है। माफ कीजिए रीता जी, मेरा इंटरवल, इंटरस्टेशन, इंटरशन, मेरा मतलब हेतु आपको दुखी करने का नहीं था। मैं तो बस आपको सरप्राइज देना चाहता था। नहीं चाहिए मुझे कोई सरप्राइज। और कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? आप लोगों को अनपढ़ रहने में बहुत मजा आता है क्या? जब 4 लोग आप पर हंसते हैं तो आपको बुरा नहीं लगता क्या? क्यों रहते हो ऐसे आप? बहू, वो नहीं माँ जी, आज मुझे कहने दीजिए कि आपको पता है लोग आप लोगों की इज्जत क्यों करते हैं? क्योंकि आप लोगों के पास पैसे का पावर है। अगर वो पैसा आपके पास नहीं होता तो अब तक दुनिया भर में आपका मजाक उड़ाया जा चुका होता। कोई आपसे नहीं डरता। भाभी, आज आपका हैप्पी बर्थडे है ना, तो आज के दिन आप गुस्सा मत होइए। मैं गुस्सा अपने बर्थडे के दिन हुए इस ड्रामे की वजह से नहीं हूँ, बल्कि मैं तो इस बात से गुस्सा हूँ कि आप लोग अनपढ़ होने को कितनी आम बात समझ रहे हो। पढ़ाई कोई मजाक नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ आप लोग अमीर हो, लेकिन पढ़ाई से मिला हुआ ज्ञान और अनपढ़ होकर कमाए जाने वाले पैसे में बहुत फर्क होता है। शायद आप सही कह रही हो रीता जी। आपने तो अपने एम्प्लॉयज पर भी आंख बंद करके विश्वास किया है। भगवान ना करे कल को अगर किसी ने आपको उल्लू बनाकर आपको धोखा दिया तो आप लोग क्या करोगे? तब आपका पैसा किसी काम नहीं होगा। पैसों से बढ़कर ज्ञान होता है। आप लोग बस दिखावे के लिए अमीर और सेटल्ड हो, लेकिन अंदर से एकदम खोखले हो। रीता की बातें सुनकर जानकी, प्रिया और विवेक की आंखें खुल जाती हैं। हमें माफ कर दो भाभी, हम भी पढ़ेंगे और हमारे पास भी आपकी तरह नॉलेज होगा। हाँ रीता जी, धन्यवाद हमारी आंखें खोलने के लिए। हम तीनों कल से ही स्कूल जाकर पढ़ाई करेंगे। लेकिन बेटा, इस उम्र में पढ़ाई और स्कूल, लोग हंसेंगे मुझ पर। अगर हंसते हैं तो हंसने दो, आप उन पर ध्यान मत दो। ठीक है बहू, अगर तू कहती है तो मैं भी पढ़ूंगी। तय रहा अब। और इस तरह अंत में रीता अपने अनपढ़ ससुराल को आखिरकार पढ़ाई करने के लिए मना ही लेती है, जिसके बाद सभी स्कूल जाकर पढ़ लिख कर होशियार और समझदार बनते हैं।